हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉन्गलिंग आखिरकार वॉइड से निकलकर बाहर आ चुका था। साथ ही साथ वॉन्गलिंग ने रीइंकार्नेशन फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेन बॉडी को भी एक रियल एंशिएंट गॉड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसके बाद वॉन्गलिंग ज़ाउरू को लेकर अपनी वैली में आ जाता है और यहाँ पर ज़ाउरू के साथ उसने 5 साल गुजार दिए थे। इन 5 सालों में वॉन्गलिंग ने मिस ज़ाउरू का काफी अच्छे से ध्यान रखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बार फिर से मिस ली मुआन का बचपन देख रहा है, मगर ये अच्छा वक्त ज्यादा देर तक टिकता नहीं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वॉन्गलिंग ने रेड बटरफ्लाई को 10 साल बाद चैलेंज करने की बात करी थी और आखिरकार वो वक्त भी आ गया। इसीलिए सुजाकू किंगडम का मैसेंजर यहाँ वॉन्गलिंग को लेने के लिए आ जाता है, जहाँ वॉन्गलिंग को जाता हुआ देखकर ज़ाउरू तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन वॉन्गलिंग जानता था कि ये जंग टाली नहीं जा सकती, इसलिए वो ज़ाउरू से वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी वापस लौटकर जरूर आऊंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वॉन्गलिंग उस मैसेंजर के साथ एक टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सुजाकू कॉन्टिनेंट पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुका था, जहाँ पर इन लोगों का पहले से एक लड़की इंतजार कर रही थी और हम देखते हैं कि वो मैसेंजर फोन से इस लड़की को ग्रीट करता है, जो सुनकर वो लड़की भी पीछे की तरफ पलटते हुए वॉन्गलिंग की तरफ देखकर कहती है कि अच्छा तो ये है ज़ेंग न्यू, जिसके लिए मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वॉन्गलिंग भी उसे देखकर फौरन उसे ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि मेरा नाम है स्नो वाइट और मैं इमोर्टल्स पाथ सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि जब तुम यहाँ पर आ जाओ तो तुम्हारी हर एक जिम्मेदारी हमारी होगी। जो कहती मिस स्नो वाइट ने फौरन वहाँ पर 2 बड़े-बड़े से क्रेन समन कर लिए थे और वॉन्गलिंग भी उनमें से एक क्रेन पर सवार हो गया। यहाँ रास्ते में उड़ते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि सुजाकू किंगडम के बारे में मैंने जी टैबलेट में जितना कुछ पढ़ा था, ये जगह तो उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत और फैंटेसी से भरी हुई है। जबकि दूसरी तरफ मिस स्नो वाइट यहाँ पर वॉन्गलिंग को देखते हुए अपने मन में यही सोच रही थी कि मैंने ज़ेंग न्यू का नाम काफी सुना था और मुझे लगा था कि वो बहुत ही टैलेंटेड होगा, लेकिन ये लड़का तो बिल्कुल एक मामूली सा नॉर्मल कल्टीवेटर है। असल में वो वॉन्गलिंग की असली ताकत को पहचान नहीं पा रही थी। वो यहाँ पर वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि ज़ेंग न्यू, इस वक्त तुम सुजाकू किंगडम में मौजूद हो, जो कि एक लेवल 6 की कंट्री है और ये इस पूरे के पूरे प्लेनेट की सबसे बड़ी कंट्री है। इसी वजह से इस कॉन्टिनेंट का नाम भी सुजाकू रखा गया, इवन की ये प्लेनेट भी सुजाकू प्लेनेट कहलाता है। वैसे इस सुजाकू कॉन्टिनेंट पर सुजाकू किंगडम के अलावा बाकी की भी 3 और कंट्रीज है, जिनके नाम है ग्रीन ड्रैगन कंट्री, 1000 फैंटेसी कंट्री और पिलू कंट्री। लेकिन वो तीनों कंट्री ही एक रैंक 5 की कंट्रीज है। सिर्फ सुजाकू कंट्री है इस पूरी के पूरे प्लेनेट पर जो कि लेवल 6 की कंट्री है। इसी वजह से हम लोग इतने ज्यादा महान है। जो सुनकर वॉन्गलिंग भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और वो अपने मन में कहता है कि हाँ ये बात सच है। सुजाकू किंगडम में पैदा होने वाला एक नॉर्मल इंसान भी बाहर के कल्टीवेटर से खुद को महान समझता है और वो भला ऐसा समझे भी क्यों ना, क्योंकि वो एक लेवल 6 की कंट्री से जो बिलोंग करता है। तभी अचानक वॉन्गलिंग ने यहाँ पर मिस स्नो वाइट से सवाल किया कि वैसे ही सुजाकू किंगडम में कितने सेक्ट्स है, जिस पर मिस स्नो वाइट बताती है कि सुजाकू किंगडम में मेजर 3 सेक्ट है, जिनके नाम है हेवनली जेड सेक्ट, अर्थ सोल सेक्ट और इमोर्टल पाथ सेक्ट। जिन तीनों सेक्ट का एक पावरफुल एल्डर इंचार्ज है और इन सब को कंट्रोल करने वाला होता है सुजाकू एम्परर, जो कि जनरेशन टू जनरेशन बदलता रहा है। इस वक्त 13 जनरेशन का सुजाकू एम्परर मौजूद है, जिनका नाम है मास्टर ज़ू क्यूजी। ये सुनकर वॉन्गलिंग सवाल करते हुए कहता है कि आखिर सुजाकू एम्परर का लेवल क्या है। इस पर मिस स्नो वाइट जवाब देते हुए कहती है कि वो अपने एसेंशियल लेवल की परफेक्शन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ज्यादातर लोगों के बीच दिखाई नहीं देते। इवन कि इतने साल यहाँ पर गुजारने के बावजूद भी मैं सिर्फ उनसे एक ही बार मिल पाई। यहाँ मिस स्नो वाइट के साथ इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग हेवनली जेड सेट के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक वॉन्गलिंग को वहाँ पर किसी का ऑरा महसूस हुआ, जिसे गौर से देखने पर वॉन्गलिंग को जानने को मिलता है कि वो ऑरा किसी और का नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई का था, जो कि गुस्से से यहाँ वॉन्गलिंग को ही देख रही थी। मिस स्नो वाइट ये देखकर वॉन्गलिंग को बताती है कि असल में रेड बटरफ्लाई इसी हेवनली जेड सेट की एक डिसाइपल है और मुझे मालूम हुआ है कि हमारे मास्टर तुम्हें इमोर्टल पाथ सेट का डिसाइपल बनाकर 7 दिन बाद तुम दोनों की आपस में फाइट करवाना चाहते हैं। तो बताओ ज़ेंग न्यू कि तुम्हें खुद पर कितना सारा कॉन्फिडेंस है कि तुम रेड बटरफ्लाई को हरा पाओगे। यहाँ मिस स्नो वाइट जिस जवाब का इंतजार कर रही थी, वॉन्गलिंग उसे वो जवाब नहीं देता, बल्कि वो बताता है कि मैं खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मिस स्नो वाइट वॉन्गलिंग से कहती है कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलो आखिरकार हम लोग इमोर्टल पाथ सेट के मेंशन में पहुंच गए, जहाँ वो वॉन्गलिंग से कहती है कि ज़ेंग न्यू तुम्हें आराम करने का कमरा दिखा दिया जाएगा। फिलहाल मास्टर कल्टीवेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, वो जल्दी फ्री होकर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। जो सब बताने के बाद हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा वॉन्गलिंग को लेकर एक कमरे में आ गया था, जहां वॉन्गलिंग उस बच्चे से कुछ सवाल करना चाहता था, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि उस बच्चे की जुबान तो कटी हुई थी। ये देखकर वॉन्गलिंग थोड़ा सा परेशान हो गया। वो अपने मन में सोचता है कि ये मेंशन मुझे किसी जेल की तरह महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर वॉन्गलिंग कर भी क्या सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वॉन्गलिंग आराम से बैठकर अपने सोल
सी के अंदर सुजाकू कॉन्टिनेंट का मैप तैयार कर रहा था। जबकि साथ ही साथ वो कहता है कि बेशक रेड बटरफ्लाई के साथ इस जंग को टाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वांगलिंग को एहसास हो गया था कि यहाँ पर कई सारे लोग वांगलिंग को जान से मारना चाहते हैं और वो वांगलिंग से ताकतवर भी है, तो उन लोगों के लिए ये काम आसान होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो वांगलिंग के मन में ये था कि सुजाकू एम्परर आखिर वांगलिंग से चाहते क्या है, क्योंकि एक तो वांगलिंग ने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया था, पर इसके बावजूद भी सुजाकू एम्परर ने वांगलिंग को कोई पनिशमेंट नहीं दी। उल्टा वो वांगलिंग को इमोर्टल पाथ सेट का डिसाइपल बनवाते हुए रेड बटरफ्लाई के साथ कंपटीशन करवाना चाहते हैं। लेकिन आखिर इस कंपटीशन का मकसद क्या होगा? वांगलिंग अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक वो बाहर की तरफ देखता है, जहाँ उसे अपने सामने एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। जिस आदमी का ऑरा बहुत ही सारा खतरनाक था, वो आराम से बैठकर वाइन को एंजॉय कर रहा है। यहाँ वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि आखिर ये आदमी यहाँ पर कब आया, मैं आखिर इस आदमी के प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया। ऐसा लगता है जैसे इस आदमी की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही आदमी इस इमोर्टल पाथ सेट का लीडर है। ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रहा था। इवन की वांगलिंग भी यहाँ पर खुद को फाइट के लिए तैयार कर लेता है, क्योंकि किसी भी लम्हे शायद फाइट शुरू हो जाए। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर तीसी के साथ यहाँ टेबल पर वाइन को गिराते हुए उठकर यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो गया। वो आदमी बिना कुछ कही इस कमरे में आया और बिना कुछ कही चला गया, जो सब बहुत ही सारा अजीब था। इसलिए वांगलिंग धीरे से उठते हुए उसकी टेबल के पास जाकर देखता है, जहाँ उस आदमी ने जो टेबल पर वाइन गिराई हुई थी उस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारी हार का मतलब मौत है। यानी कि वांगलिंग समझ चुका था कि इमोर्टल पाथ सेट का लीडर चाहता है कि मैं उनके लिए इस कंपटीशन को जीतूं। इसके बाद हमें कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जो कंपटीशन माउंट सुजाकू पर होने वाला था। बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि रेड बटरफ्लाई सुजाकू किंगडम की एक बहुत ही सारा प्राउड डॉटर थी। दूसरी तरफ ज़ेंग्न्यू सुजाकू प्लेनेट का एक राइजिंग स्टार था। सब लोग इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इवन की इमोर्टल पाथ सेट और हेवनली जेट सेट के लीडर्स भी यहाँ पर आए हुए थे। तभी अचानक वहाँ आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो गया, जिसे देखते ही वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सबके सब यहाँ सुजाकू एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करने लगे, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर से मास्टर ज़ू क्यूजी निकलकर बाहर आ गया था, जो कि सुजाकू एम्परर है। यहाँ सुजाकू एम्परर को देखते हुए वांगलिंग अपने मन में सोचता है कि ये आदमी थोड़ा थोड़ा मास्टर यून क्यूजी की तरह दिख रहा है। पता नहीं आखिर इस सुजाकू एम्परर ज़ू क्यूजी और मास्टर यून क्यूजी के अंदर क्या ताल्लुक होगा। दोस्तों, यून क्यूजी वही पागल बुढ़ाऊ है जिसने वांगलिंग को आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सिखाया था, और मास्टर यून क्यूजी सुजाकू एम्परर के छोटे भाई भी है। वांगलिंग फिलहाल इस बात को नहीं जानता। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ू क्यूजी के साथ उसके दो डिसाइपल भी यहाँ पर आए हुए थे, जिनमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। यह खूबसूरत लड़की मिस ल्यूमी है, जो कि वांगलिंग को काफी गौर से देख रही थी। असल में मिस ल्यूमी ने अपने कई सारे क्लोन्स इस दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैलाए हुए थे, और उन्हीं में से एक क्लोन जुआन डाउ सेट की एक डिसाइपल थी, जिसकी मुलाकात वांगलिंग से हो चुकी है। इसलिए मिस ल्यूमी को वांगलिंग के बारे में थोड़ा कुछ मालूम था। दोस्तों, मिस ल्यूमी एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो बनाकर इसके बारे में बताऊंगा। ये वांगलिंग की एक बहुत ही बड़ी जानी दुश्मन भी है, साथ ही साथ ये वांगलिंग की दूसरी बीवी भी बनेगी। अब जब सुजाकू एम्परर खुद भी अपने दोनों डिसाइपल्स के साथ पर्सनली इस कंपटीशन को देखने के लिए आ गए थे, तो वहाँ पर मौजूद लोग ये देखकर काफी सारा सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कंपटीशन कितना सारा खास है, जो सुजाकू एम्परर खुद इस कंपटीशन को देखने के लिए आए। अभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवनली जेट सेट का लीडर यहाँ सुजाकू एम्परर से परमिशन लेने के बाद फौरन से इस कंपटीशन को शुरू करवा चुका, जिसके लिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर एक दरवाजा समन कर देते हैं। ये दरवाजा यहाँ रेड बटरफ्लाई और वांगलिंग को टेलीपोर्ट करके एक अजीब से स्पेस में ले गया था, जहाँ पर वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई के दरमियान फाइट होगी, और इस फाइट को दूर से ही सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ इस स्पेस पर आते ही हम देखते हैं कि वांगलिंग पर फौरन से एक स्नो आइस अटैक चल दिया गया, जिसे डॉज करते हुए वांगलिंग फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर जमीन से एक बहुत बड़ा आइस से बना हुआ स्टैचू भी निकलकर बाहर आ जाता है, जिसके साथ रेड बटरफ्लाई भी मौजूद थी, और वो वांगलिंग से कह रही थी कि ज़ेंग्न्यू मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है उस बड़े से आइस स्टैचू ने तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते वांगलिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी फौरन वहाँ पर अपने ड्रैगन्स को समन कर लेता है, जो स्पिरिचुअल ड्रैगन इस आइस स्टैचू के साथ टकराते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, और इसी इफेक्ट के कारण दोनों पीछे की तरफ हट गए। यहाँ वांगलिंग उस आइस स्टैचू और रेड बटरफ्लाई को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि रेड बटरफ्लाई का कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर तो उसे जान से नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैं रेड बटरफ्लाई की डाउ हार्ट को कमजोर कर दूं तो उसके बाद मुझे शायद कोई मौका मिल सकता है रेड बटरफ्लाई को जान से मारने के लिए। जो सब सोचते हुए यहाँ वांगलिंग उसी स्टैचू की तरफ देख रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई वांगलिंग को बताती है कि इससे देखो, ये है आइस गॉड स्टैचू, जिसे मेरे आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री ने बनाने के लिए पूरे 500 साल लगाए थे। इसके होते हुए तुम मुझसे जिंदा नहीं बच पाओगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पर कुछ पावरफुल डैगर्स भी समन कर लिए थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांगलिंग पर हमला करने लगी। ये देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी
अपने पास से कुछ 2 बेल आर्टिफैक्ट्स बाहर की तरफ निकाल लेता है जो कि उन डैगर से टकराते उन्हें ब्लॉक कर रहे थे। साथ ही साथ आइस गॉड स्टैचू खुद वॉन्गलिंग के पीछे पड़ गया था। वॉन्गलिंग यहाँ पर अपने बेल्स को तीसी के साथ बचाते उनके वेव से यहाँ उस आइस गॉड स्टैचू और रेड बटरफ्लाई के दिमाग पर हमला कर रहा था, लेकिन वो दोनों खुद को कैसे तैसे संभालते हुए लगातार वॉन्गलिंग को फॉलो करते उस पर अटैक्स करने लगे, जिनमें से एक पॉइंट से वॉन्गलिंग टकराकर थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन डैगर्स ने वॉन्गलिंग के बेल आर्टिफैक्ट को चकनाचूर कर दिया था, जबकि साथ ही साथ रेड बटरफ्लाई ने अपने 3 रोज पीटल अटैक का भी इस्तेमाल करते हुए फौरन से वॉन्गलिंग पर हमला कर दिया। ये सब देखते हुए वॉन्गलिंग अपने उसी टूटे हुए बेल आर्टिफैक्ट के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी के आसपास एक आर्मर क्रिएट कर लेता है, मगर वो इन रोज पीटल अटैक के नीचे दब गया था। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो ये रोज पीटल अटैक रेड बटरफ्लाई के लिए काफी सारा कीमती ट्रेजर हुआ करते थे, लेकिन रेड बटरफ्लाई इस बार जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। उसने शुरू में ही अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो सब बाहर से सुजाको एम्परर और ऑडियंस भी देख रही थी और उन्हें लग रहा था कि शायद ज़ेंग नियो का खेल यहीं पर खत्म हो चुका है। इवन की रेड बटरफ्लाई भी यहाँ पर वॉन्गलिंग से यही कह रही थी। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उस रोज पीटल अटैक को चकनाचूर कर दिया और इसके अंदर से काफी कूल तरीके से बाहर आते हुए वॉन्गलिंग कहता है कि इतनी जल्दी कहां, रेड बटरफ्लाई अभी तो इस जंग की सिर्फ शुरुआत हुई है, ये तो वार्म अप चल रहा था, असली मैच तो अब शुरू होगा। जो कहते ही वॉन्गलिंग फौरन अपने फॉरबिडन फ्लैग को भी बाहर की तरफ निकालते हुए अपने एक ब्लैक ऑरा का इस्तेमाल करने लगा, जो कि इस जगह पर हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर गिराने वाली है। और साथ ही साथ वो ब्लैक ऑरा यानी कि डेथ ऑरा फौरन से जाकर रेड बटरफ्लाई की बॉडी को घेर लेता है। ये डेथ ऑरा जिसकी भी बॉडी पर मौजूद होगा, हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर भी उसी की बॉडी पर गिरेगा, जो जानकर रेड बटरफ्लाई तो काफी सारा घबरा चुकी थी। वॉन्गलिंग भी मुस्कुराकर रेड बटरफ्लाई से कहता है कि चलो रेड बटरफ्लाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अपने पास से 6 रोज पीटल बाहर निकाल लेती है और उन 6 रोज पीटल का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई ने अपने ही 6 क्लोन्स बना लिए थे। साथ ही साथ हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर भी यहाँ जमीन पर आकर गिरने वाला था, जहाँ भागते हुए रेड बटरफ्लाई अपने मन में कह रही थी कि बेशक मेरे ये सारे के सारे क्लोन उस हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर को झेल नहीं सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी बॉडी से वो ब्लैक कलर का ऑरा थोड़ा सा कम कर दिया। वो 6 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इसलिए हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हुआ। हम देखते हैं कि वह हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर बारी बारी करके उनमें से हर एक क्लोन पर गिरता रहा और वो सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो गए। आखिरी बारी अब रेड बटरफ्लाई की थी। अब तक हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर थोड़ा सा कमजोर हो चुका था, लेकिन अभी उसमें इतनी ताकत थी कि वो रेड बटरफ्लाई की जान ले सके। मगर इससे पहले कि वो रेड बटरफ्लाई पर गिर पाता, तभी अचानक आइस गॉड स्टैचू फौरन से यहाँ रेड बटरफ्लाई के सामने आते उस हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर को अपनी बॉडी पर झेल लेता है, जो देखते हुए रेड बटरफ्लाई फौरन से अपनी आइस गॉड स्टैचू के अंदर जाकर इंटर हो गई। इस हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर अटैक की वजह से हम देखते हैं कि आइस गॉड स्टैचू भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसका साइज छोटा होकर थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन रेड बटरफ्लाई की जान तो बच गई थी। जो सब देखते हुए सुजाको एम्परर और साथ ही साथ हेवनली जेट सेट का लीडर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ इस आइस गॉड स्टैचू के अंदर मौजूद रेड बटरफ्लाई गुस्सा होते हुए वॉन्गलिंग से कह रही थी कि तुमने फोर्सफुली मेरा हाथ काट दिया और ये बात मैं कभी नहीं भुला सकती। जो कहती रेड बटरफ्लाई ने गुस्से के साथ फौरन वहां पर सोल ब्रेकिंग विप बाहर निकाल लिया। इसके सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसने वॉन्गलिंग की बॉडी से उसकी सोल को बाहर की तरफ पटक दिया था, लेकिन वॉन्गलिंग की सोल जितना तेजी के साथ हो सके फौरन अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। पर इस अटैक की वजह से वॉन्गलिंग को काफी बुरी इंजरीज हो चुकी थी। वो हैरानगी के साथ उस ट्रेजर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है, जबकि बाकी के सब लोगों को भी इस ट्रेजर को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ इसके एक ही स्ट्राइक ने वॉन्गलिंग को इतना ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे कर दिया। ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सुजाको एम्परर उस ट्रेजर को पहचान गए थे, इसलिए वो हेवनली जेट सेट के लीडर से कहते हैं कि ये ट्रेजर तो तुम्हारे सेट को बिलोंग करता है ना, तो फिर आखिर ये रेड बटरफ्लाई के हाथों में कैसे आ गया। जिस पर हेवनली जेट सेट का लीडर भी घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा और आपको भी जरूर बता दूंगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। असल में ये सोल ब्रेकिंग विप यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को उसके इसी सीनियर डिसाइपल ने दिया था। वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने रेड बटरफ्लाई को ये ट्रेजर दे दिया, क्योंकि वॉन्गलिंग मुझे मालूम नहीं था कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर तक को समन कर सकता है। अगर मेरी जूनियर सिस्टर रेड बटरफ्लाई के पास ये सोल ब्रेकिंग विप ना होता तो शायद अब तक वो मारी जा चुकी होती। दूसरी तरफ यहाँ फाइट अरीना में हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई लगातार उस सोल ब्रेकिंग विप के अटैक का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला करती जा रही थी। साथ ही साथ वो वॉन्गलिंग से कहती है कि ज़ेंग नियो अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास कौन कौन सी एबिलिटीज है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग जो कि खुद को टेलीपोर्ट करके उस चाबुक के अटैक से खुद को बचा रहा था, लेकिन फिर भी लगातार उसकी सोल को डैमेज पर डैमेज मिलता जा रहा है। वो भी समझ चुका था कि ये ट्रेजर बहुत ही सारा अजीब है जो कि मेरी पिरामिडियल सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जो कहते ही वॉन्गलिंग ने फौरन यहाँ पर अपनी गॉड शूटिंग चैरियट को बाहर की तरफ निकाल लिया और जैसा कि हम जानते हैं
कि गॉड शूटिंग चैरियट को चार्ज होने में थोड़ा सा समय चाहिए होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग पर अभी भी लगातार सोल ब्रेकिंग व्हिप के अटैक्स पर अटैक्स हो रहे थे। वो थोड़ा सा वक्त लेने के लिए खुद ही यहाँ रेड बटरफ्लाई के सामने रुकते हुए फौरन से उसका कटा हुआ हाथ अपने पास से बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिस पर वॉन्गलिंग किसी तरह के मंत्र का इस्तेमाल करते हुए लगातार गुस्से में एक्सप्लोड एक्सप्लोड कहता जा रहा था। और जितनी बार वॉन्गलिंग एक्सप्लोड कहता यहाँ रेड बटरफ्लाई को उतनी बार ही तकलीफ होती जा रही थी। इवन की रेड बटरफ्लाई का वो कटा हुआ हाथ पूरी तरीके से खाक में बदल जाता है, जबकि खुद रेड बटरफ्लाई के मुंह से भी खून निकल रहा था। मगर अभी भी वॉन्गलिंग को थोड़ा सा समय चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी बाहर की तरफ निकाल ली, जिसके एक जोरदार स्लैश का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग उस आइस गॉड स्टैचू पर हमला कर देता है, जो स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। हम देखते हैं कि स्लैश अटैक की वजह से उस आइस गॉड स्टैचू का भी एक हाथ कट कर गिर जाता है, बिल्कुल रेड बटरफ्लाई की तरह। जबकि दूसरी तरफ गॉड शूटिंग चैरियट भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग फौरन से अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को आजाद करवाते हुए यहाँ उस आइस गॉड स्टैचू पर हमला करने का ऑर्डर बोलता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से आगे बढ़कर उस आइस गॉड स्टैचू पर हमले करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ वो आइस गॉड स्टैचू भी लगातार इस सोल ब्रेकिंग व्हिप का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को खुद से दूर रख रहा है। ये सब देखते हुए रेड बटरफ्लाई अपने मन में कह रही थी कि पिछली बार जब वॉन्गलिंग से मैंने फाइट की थी तो वो मेरे सामने किसी चूंटी की तरह था, अभी मुझे ज़ेंगियो को खत्म कर देना चाहिए था। आज के दिन वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो मेरी आइस गॉड स्टैचू और इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट्स का भी मुकाबला कर पा रहा है। उसे ये सब कहते हुए खुद के कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आज के दिन वो वॉन्गलिंग से यहाँ पर हार जाएगी। ये सब वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उसका आइस गॉड स्टैचू इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, साथ ही साथ उसके रोज पीटल भी तकरीबन खत्म हो चुके। इवन कि सोल ब्रेकिंग व्हिप के होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। वो यहाँ ये सब सोचते हुए परेशान हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस गॉड स्टैचू के अटैक की वजह से सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट भी कमजोर हो चुका था, इसलिए वॉन्गलिंग उससे गॉड शूटिंग चैरियट में वापस कैद कर लेता है। मगर इसी के साथ वॉन्गलिंग ने फौरन से अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी, जहां वो लिनसुआन से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ। इसी के साथ वॉन्गलिंग यहाँ पर उस आइस गॉड स्टैचू पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जहां उसकी बॉडी के आर पार होते ही वॉन्गलिंग ने आइस गॉड स्टैचू को पूरी तरीके से हरा दिया। मजबूरन रेड बटरफ्लाई को भी आइस गॉड स्टैचू की बॉडी से बाहर की तरफ निकलना पड़ा, जहां वो वॉन्गलिंग को देखते हुए गुस्से के साथ कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई, लेकिन चाहे फिर भी कुछ भी मर्जी हो जाए मैं तुम्हें आज के दिन जान से मार कर ही रहूंगी। ये कहती रेड बटरफ्लाई ने अपने बाकी के रोज स्कोर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया, जहां वो खुद के एक अवतार को क्रिएट कर देती है। असल में रेड बटरफ्लाई ने इस अवतार को कई वक्त से संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करना चाहती थी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए उसके लिए वॉन्गलिंग को मारना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो अपने अवतार के एसेंस का इस्तेमाल करते हुए फौरन अपने रूथलेस डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल डोमेन टेक्निक थी, जो देखते हुए बाहर की तरफ मुझे सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई का सीनियर ब्रदर भी अपने मन में कह रहा था कि बेशक रेड बटरफ्लाई ने यहाँ पर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो अपने इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के अंदर खुद के डाउ हार्ट की पावर को स्टोर करके रखती थी, उसने इसका इस्तेमाल करना था खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन अब वो ऐसा करने की बजाय इसका इस्तेमाल कर रही है वॉन्गलिंग को मारने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वॉन्गलिंग इससे नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से बैटलफील्ड में आ गया, जहां पर हम देखते हैं कि आसपास के नजारे पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे। कुछ टेंटिकल्स वॉन्गलिंग के आसपास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉन्गलिंग अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बार बार उन्हें काट रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में कहता है कि मैंने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए अपनी काफी सारी एनर्जी जाया कर दी है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसके इस रूथलेस डोमेन को ब्रेक करके बाहर नहीं जा पाऊंगा। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने फौरन वहां पर एक इमोशनलेस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस टेक्निक के दौरान वॉन्गलिंग को अपने प्यारों के इल्यूजन देखने को मिल रहे थे, जैसे कि उसके पेरेंट मिस लिमुआन या फिर डैनी। इन सबसे ही वॉन्गलिंग काफी सारा इमोशनली कनेक्टेड फील करता था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई का एक डैगर बारी बारी करके वॉन्गलिंग के प्यारों की जान ले रहा है, जबकि साथ ही साथ वो कांटो वाले वेन्स भी यहाँ लगातार वॉन्गलिंग पर हमले करते जा रहे थे, जिन्हें वॉन्गलिंग अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। मगर जितना सारा वॉन्गलिंग के प्यारे यहाँ पर मर रहे थे वो इमोशनली वीक होता जा रहा है, और साथ ही साथ इसी वजह से वॉन्गलिंग के लिए अब इन वेन्स के साथ फाइट करना भी डिफिकल्ट होता जा रहा था। और रेड बटरफ्लाई भी जबरदस्ती वॉन्गलिंग को जगाड़ते हुए उसकी आंखों के सामने उसके प्यारों को मार रही थी, जो कि बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि वॉन्गलिंग की इमोशन उस पर बेकाबू हो रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों से वॉन्गलिंग प्यार करता है उतने ही ज्यादा लोगों को रेड बटरफ्लाई यहाँ पर काटेगी, और वॉन्गलिंग की सोल भी उतनी ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। यानी कि रेड बटरफ्लाई असल में वॉन्गलिंग को यही बताना चाहती थी कि तुम्हारी इमोशंस तुम्हें कमजोर करते हैं, इन्हीं इमोशंस के अंदर तुम्हारी सोल डूबकर कमजोर होते हुए खत्म हो जाएगी। वॉन्गलिंग तुम हार चुके हो। ये कहते हुए रेड बटरफ्लाई ने यहाँ वॉन्गलिंग पर फाइनल अटैक चल दिया था, जो सब लोग गौर से देख रहे थे। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग, जो कि मरने से पहले अपने मॉम डैड मिस लिमुआन और साथ ही साथ डैनी के साथ गुजारे हुए इमोशनल लम्हों को याद
बात करता है। मरने से पहले भी वांगलिंग के पेरेंट्स यहाँ पर वांगलिंग का ही सोच रहे थे। इवन कि मिस लिमुआन भी इमोशनल होकर वांगलिंग से यही कह रही थी कि मैं खुश हूँ कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार पाई। वांगलिंग बेशक यहाँ पर इन सब लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और साथ ही साथ वो इनसे बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी है, लेकिन ये इमोशंस वांगलिंग को कमजोर नहीं बनाते बल्कि ये उसे ताकतवर करने की वजह है। ये सब सोचते हुए वांगलिंग अचानक गुस्सा होकर फौरन अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल की पावर को एक्टिवेट कर चुका, जो सीन बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। रेड बटरफ्लाई तो ये देखकर शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ रेड बटरफ्लाई से कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि ये इमोशंस मुझे कमजोर नहीं बल्कि मुझे ताकतवर बनाते हैं, और साथ ही साथ तुम जैसे रूथलेस लोग जिनमें इमोशंस नहीं होते, चाहे तुम जितने मर्जी ताकतवर हो जाओ, तब भी तुम मेरी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन साइकिल से नहीं बच सकते, क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। जो कहती वांगलिंग ने काफी कूल तरीके से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर एक्टिवेट कर ली थी, और यहाँ इसी जबरदस्त से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।